हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर ऐसी युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो एसी सप्लाई को परिवर्तित करती है बिना आवृत्ति को बदले, बिना आवृत्ति को चेंज किए एसी सप्लाई के वोल्टेज के मान को परिवर्तित करती है। मतलब ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा सकती है और घटा सकती है। तो आइए हम लोग ट्रांसफार्मर, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर यह एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस का मतलब स्थैतिक स्थैतिक उपकरण। स्थैतिक उपकरण। स्टैटिक डिवाइस का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस होता है और इसका सिद्धांत सिद्धांत होता है म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य अन्योन्य प्रेरण। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। स्टैटिक डिवाइस का मतलब क्या होता है? तो स्टैटिक मतलब ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक उपकरण है। स्थैतिक उपकरण क्यों हम लोग कहते हैं? क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई रोटेशन वाला पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर कोई रोटेशन वाला पार्ट नहीं होता है, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता। तो हम लोग इसलिए बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक उपकरण है। या हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच, अभी हम आपको बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कोई सापेक्षिक गति नहीं होता है। अभी हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि यहां पर ये आपका वाइंडिंग की है और ये आपका सेकेंडरी का वाइंडिंग। प्राइमरी और सेकेंडरी किसे कहते हैं? देखिए, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, यहाँ पे लिख रहे हैं आपको प्राइमरी प्राइमरी वाइंडिंग और ये है सेकेंडरी सेकेंडरी वाइंडिंग। द्वितीयक द्वितीयक कुंडली और यह है आपका प्राथमिक 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 कुंडली। अब प्राइमरी किसे कहते हैं और सेकेंडरी किसे कहते हैं, इसी के आधार पर हम लोगों का ट्रांसफार्मर जो है स्टैटिक स्टैटिक डिवाइस का किसे कहते हैं, स्टैटिक डिवाइस, वो भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ पर आपका होता है इनपुट और ये होता है आउटपुट। यहाँ से एसी इनपुट के तौर पे देंगे, आवृत्ति कितना होगा 50 हर्ट्ज, और आउटपुट में भी आवृत्ति कितना होगा 50 हर्ट्ज। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज के मान को परिवर्तित करती है, लेकिन ट्रांसफार्मर में आवृत्ति चेंज नहीं होता है। वोल्टेज परिवर्तन होगा, वोल्टेज बढ़ सकता है, घट सकता है। वो कैसा ट्रांसफार्मर होगा जो वोल्टेज को बढ़ाएगा, जो घटाएगा, वो अलग चीज है। लेकिन ट्रांसफार्मर वोल्टेज के मान को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन आवृत्ति को चेंज
नहीं कर सकता। आवृत्ति जितना इनपुट में होगा उतना ही आपका आउटपुट में भी होगा। अब प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं? तो ट्रांसफार्मर के जिस साइड इनपुट देते हैं उसको प्राइमरी कहते हैं, और ट्रांसफार्मर के जिस साइड लोड से जोड़ा जाता है उसको सेकेंडरी कहा जाता है। ट्रांसफार्मर के जिस वाइंडिंग में इनपुट देते हैं उसको प्राथमिक वाइंडिंग कहते हैं, और जिस साइड लोड जोड़ा जाता है उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। और यहाँ पर स्टैटिक डिवाइस का मतलब क्या है कि स्थैतिक उपकरण, ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक उपकरण है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्थैतिक उपकरण, ट्रांसफार्मर के अंदर कोई रोटेशन पार्ट नहीं होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच कोई सापेक्षिक गति नहीं होता है, इसलिए इसे स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। नो रिलेटिव मोशन बिटवीन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के बीच कोई सापेक्षिक गति नहीं होता है, इसलिए स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, इसलिए स्टैटिक डिवाइस कहा जाता है। अब ट्रांसफार्मर का ये वाइंडिंग हो गया, और ये कोर होता है। ट्रांसफार्मर का कोर, ट्रांसफार्मर का क्रोड, ये किस चीज का बना होता है? तो हाई सिलिकॉन स्टील, ये बना होता है आपका हाई सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ट्रांसफार्मर का कोर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि ट्रांसफार्मर की क्रोड, ट्रांसफार्मर की क्रोड हाई सिलिकॉन स्टील की बनी होती हैं, हाई सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। इसमें सिलिकॉन की जो मात्रा होती है, इसमें सिलिकॉन की जो मात्रा होती है वो 2 से 3% ही मिलाया जाता है। सिलिकॉन की मात्रा 2 से 3% मिलाते हैं। यदि मान लीजिए कि सिलिकॉन की मात्रा बढ़ा दें, यदि सिलिकॉन की मात्रा बढ़ा देंगे तो जो कोर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो घट जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसके सिलिकॉन की मात्रा 2 से 3% हम लोग 2 से 3% से ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि इसकी मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी है, यांत्रिक जो शक्ति है वो प्रभावित होगी, इसलिए 2 से 3% से ज़्यादा सिलिकॉन की मात्रा नहीं मिलाई जाती है। अब यहाँ पर ये टर्न है N1 और यहाँ पर टर्न है N2। N1 के लिए N1 बराबर प्राथमिक कुंडली में टर्नों की संख्या और N2 द्वितीयक कुंडली में टर्नों की संख्या। अब यहाँ पर इनपुट होगा V1 और यहाँ पर आपको आउटपुट प्राप्त होगा V2। इसके लिए इस टर्न में EMF जनरेट होगा और यहाँ पर जनरेट होगा E2। E1 एंड E2 क्या ये प्राइमरी और सेकेंडरी का EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल बनेगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। जब ट्रांसफार्मर के इनपुट में AC सप्लाई जोड़ा जाता है तो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स बनने के कारण, अब यहाँ पर क्या होगा, किसमें फ्लक्स बनेगा? तो फ्लक्स प्राथमिक कुंडली के कारण ये फ्लक्स
सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है, जिसके कारण ये वोल्टेज स्थानांतरित होता है। और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग किस रूप से जुड़े होते हैं? तो मैग्नेटिकली रूप से जुड़े होते हैं। वाइंडिंग चुंबकीय रूप से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर वोल्टेज यदि यहाँ पर वोल्टेज अगर V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर V2 इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, लेकिन फ्लक्स जो होगा वो भी हमारा फ्लक्स ये भी ज्या तरंग के रूप में ही बनेगा। फाइबर इक्वल टू फाइव एम साइन ओमेगा टी। फ्लक्स एंड वोल्टेज दोनों साइनोसॉइडल बनेंगे, यानी ज्या तरंग के रूप में बनेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में N1 क्या होता है? प्राइमरी साइड का टर्न की संख्या है। N2 द्वितीयक साइड में टर्नों की संख्या है। E2 द्वितीयक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, E1 प्राइमरी में विद्युत वाहक बल, और वोल्ट V2 जो है आउटपुट का वोल्टेज है, और V1 आपका इनपुट का वोल्टेज है। कोर किसका बना होता है? तो हाई सिलिकॉन स्टील का कोर बना होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कैसा उपकरण है? तो स्टैटिक्स उपकरण है। ट्रांसफार्मर के अंदर कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने, या ये कह सकते हैं कि वोल्टेज को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, लेकिन ट्रांसफार्मर आवृत्ति को चेंज नहीं करता है। ठीक है, अब इसके आगे, अब ट्रांसफार्मर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज के आधार पे दो प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज के आधार पे दो प्रकार का होता है। यहां पर देखिए, ट्रांसफार्मर यहां पर लिखेंगे ट्रांसफार्मर वोल्टेज के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। वोल्टेज के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर वोल्टेज के आधार पर दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? देखिए, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? तो यहाँ पर पहला आपका है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? तो वह ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है। वह ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। या आप ये कह सकते हैं कि वह ट्रांसफार्मर जो एसी सप्लाई के इनपुट वाली वोल्टेज को आउटपुट में बढ़ा करके देता है, तो
तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। यहाँ पर अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए कंडीशन क्या होते हैं, तो जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए अब देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा कि यहाँ पर ये आपका V1 V2 N1 N2 E1 E2। अब देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज के मान को बढ़ा करके देगा तो आपका स्टेप अप होगा, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता है। तो यहाँ पर हम लोग का पहला टॉपिक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है कि यदि यदि N2 ज्यादा हो N1 से, मतलब N2 का मान क्या हो, ज्यादा हो, टर्नों की संख्या N2 में ज्यादा हो N1 से, तो E2 का मान ज्यादा होगा E1 से, इसलिए V2 का मान ज्यादा होगा किससे, V1 से। ये शर्त होता है। अब देखिए यहाँ पर टर्न कम बनाए हैं, यहाँ पर ज्यादा बनाए हैं। यहाँ पर अब देखिए जिस साइड टर्नों की संख्या कम होगी उधर वोल्टेज कम होगा, और जिस साइड टर्नों की संख्या ज्यादा होगी उधर वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा। आप यहाँ पर E बराबर -N/d∅/dt, तो E प्रोपोर्शनल क्या होता है, N, मतलब टर्न का संख्या बढ़ाएंगे तो E का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर N2 ज्यादा है, तो N2 जब ज्यादा है तो N1 कम है, तो N2 का मान तो ज्यादा होगा, तो वोल्टेज का भी मान ज्यादा होगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम होता है कि इनपुट सप्लाई को आउटपुट में बढ़ा करके देता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कार्य ही यही होता है कि इनपुट वह ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या शर्त होता है कि N2 के टर्नों की संख्या जो है N1 से ज्यादा होगा तो E2 का मान ज्यादा होगा E1 से, तो V2 भी ज्यादा होगा V1 से, यानी जो आउटपुट प्राप्त होगा वो क्या होगा, V1 की तुलना में ज्यादा होगा। तो जितना इनपुट दे रहे हैं उस मान को बढ़ा करके प्राप्त होगा, यानी N2 ज्यादा होगा N1 से, तो उस ट्रांसफार्मर को कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। यहाँ पर लिख सकते हैं कि वह ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब मान लीजिए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ होता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का सबसे बड़े रेटिंग का ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है पावर प्लांट में, जहां पर बिजली उत्पादन किया जाता है। पावर प्लांट में जहां पर ये मान लीजिए कि आपका पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट। अब यहाँ पर सबसे बड़े रेटिंग का ट्रांसफार्मर इसी प्लांट में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 11 केवी के सप्लाई को स्टेप अप ट्रांसफार्मर में दे करके उसके मान को हम 400 केवी 765 केवी बढ़ा देते हैं, 11 केवी की सप्लाई को बढ़ा देते हैं। बाकी इसके बाद सब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के उपयोग किए जाते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग थर्मल पावर प्लांट हो या कोई भी पावर प्लांट
वहां पर वोल्टेज के मान को, सबसे जो बड़े रेटिंग का होता है ट्रांसफार्मर, वोल्टेज के मान को बढ़ाने के लिए वहां पर उपयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ से अगर यदि वोल्टेज को मान को बढ़ा करके नहीं देंगे तो डिस्टेंस बढ़ने पर, जैसे मान लीजिए कि सप्लाई को आपका प्लांट से ले जाना है, गांव में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो प्लांट से सप्लाई को सब स्टेशन के माध्यम से बदल करके, जैसे 132, 66 केवी, 33 केवी, 11 केवी में बदल करके आप गांव में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दूरी बढ़ने के दौरान, डिस्टेंस बढ़ने के दौरान वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करके पावर प्लांट में ही वोल्टेज को मान को बढ़ा दिया जाता है, और उसके बाद हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करके गांव में उपयोग किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन में भी स्टेप डाउन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वह ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। यहाँ पर N2 टर्नों की संख्या, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या N1 यानी प्राथमिक कुंडली में टर्नों की संख्या से ज्यादा होता है, तो उसको कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब आपका दूसरा ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन। दूसरा स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो इसको भी देख लिया जाए। ये आपका ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में। अब यहाँ पर आपको स्टेप डाउन बता दें, उसके बाद बताते हैं आपकी रेटिंग और ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में। तो यहाँ पर ये इसमें वाइंडिंग N1, N2, E2, V2, V1, E1। स्टेप डाउन क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो वह ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को हाई वोल्टेज को हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित लो वोल्टेज में परिवर्तित करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, देखिए इधर टर्न N1 ज़्यादा बना है, N2 कम बना है। तो अभी बताया है कि अगर टर्न जितना बढ़ाएंगे वोल्टेज का मान बढ़ेगा। तो इस डायग्राम के हिसाब से जब N1 का मान ज़्यादा है N2 से, तो N1 में वोल्टेज ज़्यादा होगा और N2 में वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। तो यानी इसके लिए यदि N1 ग्रेटर देन N2 तो क्या होगा, E1 ग्रेटर देन E2 और V1 ज़्यादा होगा किससे, V2 से। तो N1 ज़्यादा होगा N2 से, E1 ज़्यादा होगा E2 से, V1 ज़्यादा होगा V2 से। अब इस ट्रांसफार्मर का उपयोग, जैसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज को कम करने के लिए, घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका 132 केवी की सप्लाई है, इसको हमने कन्वर्ट किया 66 केवी में, इसके बाद ये कन्वर्ट हो गया 33 केवी में, इसके बाद हो गया ये 11 केवी, इसके बाद कन्वर्ट हो गया 440 वोल्ट। अब 440 वोल्ट ये क्या होता है, विलेज गांव में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वितरित किया जाता है। तो यहाँ पर 132 से 66 इसका मान क्रमशः क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी
ये जितने भी ट्रांसफार्मर हैं ये क्या है, स्टेप डाउन है। 132 66 कम, 66 से 33 कम, 33 से 11 कम, उसके बाद 440 वोल्ट, ओनली वोल्ट है, केवी मत समझिएगा इसको, ओनली वोल्ट। तो यहाँ पर क्या है, वोल्टेज का मान घट रहा है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, तो ट्रांसफार्मर में लॉसेस, फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा, फ्रिक्शन यानी घर्षण लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर जब स्टैटिक उपकरण है, कोई चलने वाला पार्ट नहीं है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर घर्षण लॉस नहीं होता है, घर्षण हानि नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, घर्षण हानि नहीं होता है। और ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर की दक्षता 98% होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता 98% होती है। ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा उपकरण है जिसमें इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा दक्षता होता है, ट्रांसफार्मर का 98%। ठीक है, ट्रांसफार्मर की दक्षता किसमें होती है, 98%। और रेटिंग, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए, एमवीए, स्मॉल एमवीए, वीए में होती है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया कि ट्रांसफार्मर, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, हाई सिलिकॉन स्टील का। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, स्थैतिक उपकरण के सिद्धांत, सॉरी, ट्रांसफार्मर स्थैतिक उपकरण होता है। सिद्धांत क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर को स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। स्टैटिक डिवाइस क्यों कहते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कोई सापेक्षिक गति नहीं होता, या आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई को परिवर्तित करता है, यानी वोल्टेज को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, बिना आवृत्ति को चेंज किए। ट्रांसफार्मर आवृत्ति को चेंज नहीं करता है, ट्रांसफार्मर में आवृत्ति का मान चेंज नहीं होगा, केवल एक इसको परिवर्तित कर सकता है, वोल्टेज को परिवर्तित कर सकता है। इसके बाद ट्रांसफार्मर की कोर हाई सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। कोर बनाने में सिलिकॉन की मात्रा 2 से 3% ही मिलाते हैं, क्योंकि अगर 2 से 3% ज़्यादा सिलिकॉन मिला देंगे तो इसकी जो यांत्रिक शक्ति होगी वो क्षय हो जाएगी। इसके बाद प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं, तो ट्रांसफार्मर के जिस साइड इनपुट दिया जाता है उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और ट्रांसफार्मर के जिस साइड लोड जोड़ा जाता है उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंगें मैग्नेटिकली रूप से जुड़ी होती हैं, चुंबकीय रूप से जुड़ी होती हैं। ट्रांसफार्मर वोल्टेज के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, तो स्टेप अप कहलाता है। यानी N2 का मान N1 से ज़्यादा होगा तो ईएमएफ भी E2 से E1 से ज़्यादा होगा, और V2 का मान V1 से ज़्यादा होगा। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करता है। यहाँ पर N1 ज़्यादा होगा, N2 से E1 ज़्यादा होगा, E2 से V1 ज़्यादा होगा, V2 से। ट्रांसफार्मर की दक्षता 98% होती है, रेटिंग केवीए, एमवीए या स्मॉल एमवीए, वीए में होती है। तो जनरली यहाँ पर हम लोग केवीए ही बोलते हैं, 63 केवीए, 100 केवीए, 220 केवीए, ठीक है, 200 केवीए। तो यहाँ पर आपने ट्रांसफार्मर के बारे में कितने प्रकार के होते हैं। अब एक चीज, आपके क्लास 12th में ट्रांसफार्मर के बारे में बस 2 टाइप का दिया है। यदि मान लीजिए कि आपके दिमाग में, जैसे 2 ट्रांसफार्मर में हमने क्या किया कि एक बार N1 को ज़्यादा किया, एक बार N1 को ज़्यादा किया, और एक बार N2 को ज़्यादा किया। ठीक है, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका रीजन क्या होगा। यदि मान लीजिए कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमने क्या किया कि N2 ज़्यादा था, स्टेप अप में N2 का मान ज़्यादा था, और इसमें क्या था, स्टेप डाउन में N1 का मान ज़्यादा था। मतलब एक बार N2 को ज़्यादा किया और एक बार N1 को ज़्यादा किए। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, यदि N1 और
N2 में टर्नों की संख्या बराबर कर दी जाए। ध्यान से सुनिए इस बात को। यदि ट्रांसफार्मर में N1 व N2 की संख्या बराबर कर दी जाए तो ट्रांसफार्मर कैसा बिहेव करेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर टर्न घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो स्टेप डाउन और स्टेप अप हो रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि यदि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को इक्वल कर दिया जाए, यदि मान लीजिए कि इसमें भी हम 100 टर्न कर दें और इसमें भी 100 टर्न कर दें, तो दोनों टर्नों के इक्वल होने पर ट्रांसफार्मर कैसा बिहेव करेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस पर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें।